नमस्कार दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं देशद्रोही चैनल। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे विषय पर जो 23 जून से काफ़ी गर्मा गर्मी के साथ शुरू हुआ है और अभी भी अपने ज्वलंत रूप में बरकरार है। क्या है मुद्दा और क्या है वजह कि मैं इस पर कर रहा हूं वीडियो, दोनों बताऊंगा आपको। क्योंकि ऐसे विषयों पर वीडियो बहुत कम बनाता हूं क्योंकि विवाद खड़ा हो जाता है और जिस विषय पर बात करने वाला हूं वह स्वयं में विवादित है। ना ही मंत्रालय कुछ कहना चाहता है इस विषय पर, ना ही सरकार, ना ही कोई व्यक्ति और ना ही कोई निजी एजेंसियां। लेकिन मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इस पर अपनी बात रखने की, क्योंकि एक बुद्धिजीवी समाज में रहते हुए समाज के हर बुद्धिजीवी वर्ग का ये दायित्व होता है कि समाज में जो कुछ भी घटित होता है, आपके आसपास जो भी घटित होता है, यदि आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसके लाभ या हानि के हिस्सेदार होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी और आपकी जवाबदेही कहीं ना कहीं हो जाती है। मैं बात करने वाला हूँ आपसे पतंजलि और एक निजी शैक्षणिक संस्थान के द्वारा तैयार की गई एक दवा के विषय में, कोरोनिल। जी हाँ, यह दवा कब अप्रूवल के लिए दी गई, भारत के आयुष मंत्रालय ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, किस निजी संस्था से भारत सरकार की अप्रूवल लिया गया और साथ ही साथ कि अनुमति किससे ली, किस प्रकार ली इस दवाई के अप्रूवल के लिए, वह सभी मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। CTRI क्या कहता है, CMRI क्या कहता है और CSIR क्या कहता है, इन सभी संस्थानों के कुछ कुछ वक्तव्य हैं वह भी बताऊंगा आपको। और जो बाबा ने अपनी कॉन्फ्रेंस में एक डेटा दिया था कि 3 दिन में इतने प्रतिशत ठीक हो गए, 7 दिन में इतने हो गए, उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ट्रायल हुआ है या क्लिनिकल ट्रायल हुआ है कि नहीं और प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो। मैं बहुत हद तक सही भी नहीं हो सकता हूं क्योंकि मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं, एक आम नागरिक हूं। जितना भी मुझे सोशल नेटवर्किंग साइट से, कुछ ईमेल आईडी से, कुछ वेबसाइट से, कुछ मैगजीन से और कुछ न्यूज़ चैनलों से जो भी पता लगा है, मैं उसके आधार पर अपनी बातों को रखने का प्रयास करूँगा। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि अप्रूवल की। क्या अप्रूवल लिया गया, यानी कि क्या अनुमति ली गई इस दवा के लिए स्वामी जी ने या स्वामी जी के संस्थान पतंजलि अनुसंधान केंद्र, यानी कि उसने कोई अनुमति ली थी और किससे अनुमति ली थी। पहली चीज़, हाँ अनुमति ली थी, ये बात सत्य है, लेकिन किस चीज़ की अनुमति ली थी ये आपको जानना अति आवश्यक है। 10 जून 2020 को स्वामी रामदेव की संस्था एक अनुमति पत्र देती है। अब कहाँ देती है, किसको देती है, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वह देती है औषधि लाइसेंस अधिकारी उत्तराखंड सरकार। फिर से बता रहा हूँ, औषधि लाइसेंस अधिकारी उत्तराखंड सरकार को एक अनुमति पत्र देती है, एक अनुमति मांगती है कि हमको अनुमति दीजिए, हम एक दवा बनाने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दवा की बात है, दवा के नाम की या दवा किस चीज़ के लिए है उसकी बात नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस दवा को बनाने की अनुमति दी थी उत्तराखंड के औषधि लाइसेंस अधिकारी के मंत्रालय के द्वारा। पहली चीज़, 10 जून को देते हैं पत्र और 12 जून को अनुमति मिल जाती है स्वामी जी के संस्थान को। 2 चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि जो कोरोनिल दवा की किट है ये 2 संस्थानों ने बनाई है। NIMS एक यह संस्थान है और दूसरा है पतंजलि अनुसंधान केंद्र। जो NIMS है ये जयपुर राजस्थान में एक निजी मेडिकल कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का कॉलेज है, इसके सहयोग से ये बनाई गई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, जब 12 जून को जो अनुमति दी गई थी उसको आप लिख लीजिए या दिमाग में डाल लीजिए, जो भ्रम सा फैलाया जा रहा है। कुछ चैनलों ने इसको स्पष्टता से व्यक्त भी किया है, अंग्रेजी न्यूज़ चैनल खासकर, हिंदी वाले तो मर चुके हैं, कहीं ना कहीं अधिकांश मर चुके हैं, 10% ही पत्रकारिता जीवित बची है। मेरे अनुसार जो 12 जून को अनुमति पत्र औषधि लाइसेंस उत्तराखंड मंत्रालय जो दिया था उसके अंदर 3 दवाओं की परमिशन दी गई थी या फिर 3 प्रकार की दवाओं की परमिशन दी गई थी, क्योंकि 10 जून को जो अनुमति पत्र दायर किया गया था उसमें ये दावा नहीं किया गया था पतंजलि संस्थान ने कि हम कोरोना से संबंधित दवा को बनाने की या उसका लाइसेंसिंग लेने की अनुमति ले रहे हैं। पहली चीज़ याद रखिए। और जो संस्थान ने पतंजलि को अनुमति दी दवा को बना लीजिए, उसमें 4 या 5 चीज़ें आप ध्यान से करिए। पहली चीज़, इम्यून सिस्टम को, यानी कि जो हमारा एनर्जी सिस्टम होता है बॉडी का, यानी कि रोग
को स्वीकार करने की या रोग को विनाश करने की, शरीर में जो रोग निरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए, जिसे बोलते हैं इम्यूनिटी, इसको बढ़ाने के लिए दवा का परमिशन दी पहली चीज़। दूसरी दवा की परमिशन दी इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, और तीसरी जो दवा थी वह थी खांसी, बुखार और खस के लिए। खांसी, बुखार, खस, इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बूस्टर, इन 5 दवाओं के अनुमति दी गई थी 12 जून को उत्तराखंड के औषधि मंत्रालय ने। इस बात को ध्यान रखिए। अब आते हैं अगली बात पर कि क्षमा कीजिएगा, जब ये अनुमति दी गई और 23 जून को जब बाबा ने इस दवा का लॉन्च किया, बाबा ही बोलूँगा, रामदेव तो शायद मुंह से नहीं निकल सकता है, अब बाबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी दवा को लॉन्च किया। उसमें लॉन्च करने के बाद आयुष मंत्रालय ने उसी दिन बैन लगा दिया प्रचार प्रसार पर। उसके बारे में आगे बताऊंगा क्यों लगाया, क्या तर्क वितर्क थे। अभी हम उत्तराखंड के डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। उसी डिपार्टमेंट ने, उत्तराखंड ने 23 जून को दवा लॉन्च करते हैं और 23 जून की मध्य रात्रि 9 या 11 बजे के समथिंग एक मेल करता है। मेल की कॉपी नहीं आई है मेरे पास अभी तक, नहीं तो मैं आपको PDF में लिंक देता हूँ उसको। उस मेल में बाबा से जवाब मांगा है कि आप हमको बताएं कि आपने ये जो दवा लॉन्च की है इसकी अनुमति आपने कब ली और किस औषधीय संस्थान से ली, इसकी जानकारी हमें दें आप। 2 चीज़ें याद रखिएगा कि प्रूफ मांगा है, क्योंकि जब इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लोगों ने प्रूफ मांगा था, तो लोगों को जनता ने या सरकार ने कुछ नामों से प्रतिभाषित कर दिया था कि ये देशद्रोही, राष्ट्रभक्त नहीं है। अब जो डिपार्टमेंट बाबा से औषधि का प्रूफ मांग रहा है उसे आप किस शब्द से परिभाषित करेंगे मुझे कमेंट में बताइएगा, ये अलग से है। प्रूफ मांगा है, प्रमाण मांगा है कि आपकी जो दवा आप जिसे प्रमाणित कह रहे हैं, इस प्रमाण को प्रमाणित करने का हमको कोई साक्ष्य दीजिए। यह आयुष मंत्रालय और औषधीय मंत्रालय उत्तराखंड सरकार दोनों ने मांगा है बाबा रामदेव से। इस बात को ध्यान रखिए, गलती से बाबा रामदेव निकल गया। नोटिस भेज चुकी है और साथ ही साथ जो किट की बात करी, इसमें 3 दवाएं हैं। स्वसारी है, एक गोली है वो भी, और एक क्रोनोलीर है और एक लिक्विड है। ठीक है, ये तीनों हैं। तीनों का कॉस्ट लगभग 500 से 600 के बीच में रखा गया है, ऐसा बाबा जी के संस्थान ने बताया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जिस दिन ये दवा लॉन्च होती है उसी दिन 2 राज्य इस पर बैन लगा देते हैं, प्लस भारत सरकार। उड़ीसा और राजस्थान इस पर बैन लगा देते हैं 23 और 24 जून को। कल थी 25 जून, तो इस पर महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है इसको बेचने पर और इसके प्रचार पर। अगर प्रतिबंध लगाया है तो कोई गलत नहीं है। ये खतरे को रोकने के लिए या खतरा कम से कम हो उसके लिए अगर परीक्षण और प्रमाणिकता पुख्ता है, दवाई बनी है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये दवाई जहर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं स्वयं आयुर्वेद का पालन और उपयोग करता हूँ 2009 से, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मेरी आंखों पे चश्मा नहीं है और शरीर भी लगभग ठीक है। औषधियों का मैं भी प्रयोग करता हूँ, एलोपैथ की हो, आयुर्वेद की हो, चिकित्सा प्रणाली मैं भी अपनाता हूँ और करता भी हूँ और फ्री में करता हूँ। दवा का अगर आप सत्यता प्रमाणित हो जाए तो दवा इस समाज के लिए नहीं, विश्व के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और भारत की जो स्थिति है विश्व में और बढ़ेगी। अगर ये दवा बेअसर साबित होती है तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, बॉडी के लिए बेहद आवश्यक हैं। अश्वगंधा है, तुलसी है, गिलोय है, पुत्रजीवक है, शंख है, शिल्पी है और शंख पुष्पी है। यह सब उसमें तत्व हैं, ये आयुर्वेदिक औषधियों के नाम हैं। इसके अंदर ये हैं, अश्वगंधा जैसी ऐसी औषधि है, शतावरी है, शंख पुष्पी है, गिलोय है, तुलसी है, एलोवेरा है, इसमें सब मौजूद है। यानी कि ये दवा अगर कोरोना बेशक ठीक ना भी करे लेकिन बॉडी के लिए बेहद आवश्यक है। इस बात को मैं जोर देकर कह रहा हूँ, उसके 3 बार मैंने बताया। अगली चीज, पेशेंट की ठीक होने की बात कही थी स्वामी जी ने कि 3 दिन में 69% पेशेंट का रिजल्ट आ जाता है और 7 दिन में, कंट्रोल नहीं शब्द का यूज़ किया, क्योर शब्द का यूज़ किया है, क्यों यानी कि जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या स्वामी जी के इस दवा का कहीं ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल हुआ है क्या? दोनों में फ़र्क होता है, एक होता है ट्रायल, एक होता है क्लिनिकल ट्रायल। दोनों का मैं अंतर बता देता हूँ। जब बाबा जी क्लिनिकल की बात करते हैं तो उसका पहला परीक्षण होता है जीव जंतुओं पर, यानी कि जानवरों पर, जंगली पशुओं पर। उसमें चूहा भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है, बंदर भी हो सकता है।
जब मैंने थोड़ी तफ्तीश की तो पता लगा कि पतंजलि में जो लैब है उसी में एक डिपार्टमेंट भी है जहाँ जीव जंतु प्रयोग किए जाते हैं। उन्होंने चूहों पर ये प्रयोग करके देखे हैं। रिजल्ट क्या आए हैं उसके डेटा मौजूद नहीं है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन संस्थान का स्वामी जी का कहना है जिन्होंने कहा कि जो रिजल्ट उनको मिल रहा था ट्रायल का नहीं, क्लिनिकल ट्रायल के जो रिजल्ट आए थे उसको उन्होंने एक जर्नल में भेजा है पब्लिश होने के लिए। उस जर्नल का नाम अभी तक नहीं पता है, किस देश से वो जर्नल छपता है उसका नाम नहीं पता है, सवाल वहाँ पर भी है। और यदि रिजल्ट आया है तो उसकी रिजल्ट की कॉपी उस निजी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पतंजलि अनुसंधान केंद्र के पास भी होगी। और क्योंकि यदि आपकी दवा पर आपके अनुसंधान पर सवाल उठ रहे हैं लाखों की संख्या में, तो दोनों ही संस्थान को फ्रंट पे आकर उन डेटा को दिखाना चाहिए कि हमने इतने लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया है, उनका ये रिजल्ट आया है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी मीडिया में या संस्थान के टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल पर नहीं आई है, ना ही किसी व्यक्ति ने कहा। ये जरूर कहा है कि ट्रायल हुआ है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला है उसकी रिपोर्ट्स नहीं है। और यही नोटिस मांगा है भारत के आयुष मंत्रालय ने कि संस्थान हमको बताए कि उन्होंने जो ट्रायल किए हैं उसके बाद जो क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, क्योंकि ट्रायल होता है जीव जंतुओं पर और क्लिनिकल ट्रायल होता है मनुष्यों पर, मानव पर, ह्यूमन पर, पीपल पर। इस बात को गौर से सुनिएगा कि ट्रायल होते हैं जीव जंतुओं पर, पशुओं पर, उसके बाद यदि दवा वहाँ सफलता प्राप्त करती है उसके बाद ट्रायल का प्रोसेस प्रारंभ होता है मनुष्यों पर, और वह मनुष्य स्वस्थ भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है। और जब मैं थोड़ी और तफ्तीश की तो पता लगा कि जो व्यक्ति मरीज बीमार थे कुछ अवस्था में उन पर ये ट्रायल किए गए और 100 लोगों के सैंपल के आधार पर 50 पर एक ये ट्रायल किए, क्लिनिकल ट्रायल किए गए। उसका लेकिन रिजल्ट क्या आया। लेकिन एक सवाल फिर खड़ा होता है कि जिन लोगों पर ट्रायल किए गए उनका एज रेशियो क्या था, उनका एज आयु का सैंपल क्या था। क्या सब 15 से कम के थे, 30 के ऊपर थे, 50 के ऊपर थे। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि इस कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा असर 50-55 से अधिक की आयु वाले वर्ग पर ज़्यादा हो रहा है, उनकी मौत भी ज़्यादा हुई है। लेकिन अगर इसी दवा का क्लिनिकल ट्रायल 30 वर्ष या 40 वर्ष तक के युवा युवतियों पर हुआ है तो यह दवा युवाओं के लिए तो ठीक हो सकती है अगर सफल हो जाता है इसका परीक्षण और इसके परमाणु उपलब्ध हो जाते। लेकिन यदि ये दवा 40 या 50 के ऊपर के लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो हम कह सकते हैं कि यह दवा बुरी नहीं है, लेकिन उस सीमा तक प्राप्त नहीं हो पाया जिस उद्देश्य बनाई गई थी कि सभी प्राणियों पर समान रूप से लागू हो। लेकिन अगर 40 वर्ष के कम युवा का भी हम जान बचा सकते हैं इस दवा की प्रामाणिकता साबित होने के बाद, तो ये बहुत बड़ा अनुसंधान होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। अगली मैं चीज़ की बात करता हूँ। बाबा ने एक व्यंग करा था एक अपनी कॉन्फ्रेंस